हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर चल रहा था और यहाँ पर कई लेक्चर्स हो चुके थे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बारे में बताया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। वहाँ पर आपको कोई भी कंपाउंड्स दे करके उसका स्ट्रक्चर पूछा जा सकता था, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे, उसका हाइब्रिडेशंस निकालते थे, उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को देखते थे, फिर जा करके बताते थे कि वहाँ पर आखिर स्ट्रक्चर उसका कैसे होगा। मैंने आपको वहाँ पर कोड भी बताया था, आपको तरीका भी बताया था कि लगभग एक आध साल का गैप होता, नहीं तो लगभग ये मान के चलो इस पर क्वेश्चन जरूर पूछते रहते हैं। तो ये तो आपको ज़रूर आपको वहाँ पर ध्यान देना था। फिर मैंने आपको वहाँ पर डायपोल मोमेंट के बारे में भी बताया था, और आपको बताया था डायपोल मोमेंट क्या करेगा। हमें वहाँ पर किसी भी कंपाउंड्स के बारे में, किसी भी अगर हमारा कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो ओवर पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, उसमें जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड्स है, ये सारी चीज़ों की जानकारी देगा। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यहाँ पर सारे वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स की मदद से हम वहाँ पर उसकी पोलैरिटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसकी जो यूनिट होती थी वो क्या बताया था, बताओ। आपको कहा था डिवेई हो जाओ, या फिर क्या हो जाएगा वहाँ पर एएससी सेंटीमीटर, फिर कूलम मीटर होता था। और वहाँ पर बहुत सारे तरीके भी आपको बताए थे कि कैसे हम डायपोल को चेक करेंगे। ठीक है, ये पिछले लेक्चर पे हुआ था। अब उसी टॉपिक को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू कर चल रहे हैं। अगर हमें डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट पता है तो कैसे हम पता कर पाएंगे कि जो भी एक पर्टिकुलर कोई कंपाउंड हमें दे दिया जाए उसके अंदर नेट पोलैरिटी होगी कि नहीं होगी, वो पोलर होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा अगर म्यू की वैल्यू अगर किसी की जीरो आएगी तो इसका मतलब वो नॉन पोलर होगा, और म्यू की वैल्यू अगर किसी की जीरो नहीं आ रही तो ये 100% वो एक पोलर कंपाउंड है। तो चलिए आज हम लोग वही बात करते हैं, वही समझते हैं यहाँ पर कैसे पहचानेंगे कि कोई भी कंपाउंड्स पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक, तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं और पूरा वेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग। तो हमारा टॉपिक आज यहाँ पर स्टार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, डायपोल मोमेंट का। और यहाँ पर सबसे पहले कि हमें ये देखना है कि जो भी हमारा और यहाँ पर कंपाउंड्स है उसके पास पोलैरिटी है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करने वाले टू डिटरमाइन पोलैरिटी एंड ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हम पोलैरिटी पे फोकस करने वाले हैं। याद रखना यहाँ पर एप्लीकेशंस में एक बेसिक सा यहाँ पर इंफॉर्मेशन, अगर कभी भी आपको कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिले, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो जाता है, केवल दो एटम ही मिलकर के उस मॉलिक्यूल्स को बना रहे। अगर वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स सेम टाइप के एटम से मिलकर के बना हो, क्या बताया मैंने, अगर वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल सेम टाइप के ही एटम से मिलकर के बना हो, 100% वो नॉन पोलर होगा, उसके म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाती है। जैसे एग्जांपल में अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि यहाँ पर आपको बताया गया ऑल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लेकिन याद रखना क्या, लाइक एटम मतलब होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, सेम टाइप के एटम से मिलकर के बने हो, उनके लिए म्यू की वैल्यू ऑलवेज जीरो होगी। ठीक है, वो नॉन पोलर होंगे। जैसे आप देख रहे हैं H2 की बात कर रहे हैं, और H2 में हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सवाल ये आता है, आपको ये पता होना चाहिए कि पोलैरिटी आती क्यों है। मैंने कहा कि जब इनके कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर इनके बीच में एक बॉन्ड बना है, ये इलेक्ट्रॉन को किसी एक तरफ जब खींचना शुरू करते हैं ना, तभी जाकर के पोलैरिटी आती। लेकिन हमें पता है खींचेगा क्यों, खींचता कौन है आप बताओगे। यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देख करके तय किया जाता है इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खींचेगा। जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है, अगर उनकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है, सेम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, मतलब ऐसा कह सकते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो जीरो है, तो कभी भी वहां पर आपको पोलर कंपाउंड्स नहीं देखने को मिलेगा, हमेशा वो नॉन पोलर होगा। जितनी पावर इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की है उतनी इस हाइड्रोजन की भी है, और दोनों सेम है तो सेम पावर होगी, और ना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा ना तो इधर खींचेगा। इसका मतलब यहाँ पर डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए ऐसे अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एक नाइट्रोजन, ये दूसरा नाइट्रोजन, ये लोग के बीच में तीन बॉन्ड पाया जाता है। मतलब इन लोगों ने क्या किया, तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की। लेकिन आपको पता है ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होगा। क्यों, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नाइट्रोजन की इसकी है उतना इसकी है, दोनों एटम है, सेम पावर है, सेम पावर। अगर सेम पावर से इधर खींच रहा है इधर खींच रहा है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये सब जीरो। ऐसे Cl2 का भी कह सकते हैं यहाँ पर, ऐसे O2 का भी कह सकते हैं हम लोग ना, O2 का। ये चीजें यहाँ पर आती है। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर अगर आपको होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कभी भी मिले, या फिर ऐसे डायटोमिक मॉलिक्यूल जो सेम एटम से ही मिलकर के बने हैं, उनका डायपोल मोमेंट तुरंत देखते कह देना तो जीरो होगा। ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन अगर यही इसी सेम बात को अगर मैं ऐसे बोलूं कि फिर से हमें डायटोमिक दो एटम से मिलकर के कोई हमारा मॉलिक्यूल्स बना है, लेकिन वो दोनों एटम अलग अलग है। याद रखना अगर एटम अलग अलग है तो उनकी पावर अलग अलग होगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, और जब अलग अलग पावर वाले आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड पोलर ही होगा। तो इसीलिए अगर हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स मिलता है, ठीक है, तो हमेशा उसका डायपोल मोमेंट आपको कुछ न कुछ जरूर मिलेगा, मतलब वो जरूर पोलर ही होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बताता है आपको। देखो कहते हैं ऑल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एटम्स म्यू की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 100% पोलर। जैसे HF की बात कर लो,
अगर HF की बात करते हैं, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा फ्लोरीन। बताओ दो एटम और दोनों की पावर अलग होगी, अगर अलग अलग एटम है तो पावर 100% अलग अलग ही होगी। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिगेटिव ज़्यादा है, वैसे भी आपको पता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा है, तो हेड इनकी तरफ टेल इनकी तरफ, आपको यहाँ पर ज़रूर आपको यहाँ पर डायपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा। ICL की भी बात करते हैं तो आयोडीन अलग है, क्लोरीन अलग है। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, आयोडीन के पास, तो यहाँ पर आपको डायपोल देखने को मिलेगा 100%। CO की बात करते हैं, कार्बन, आप देखें यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा यहाँ पर, और आपको पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो खींचेगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अगर डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, अगर वो दो ही लोग हैं तो याद रखना 100% वो पोलर कंपाउंड ही होगा। तो हमने अभी दो बातें यहाँ पर क्लियर की। एक क्या बताया आपको वहाँ पर, ठीक है, अगर सेम एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है, अगर वो होमोडायटोमिक है तो वहाँ पर वो नॉन पोलर होगा। हेट्रोडायटोमिक है, दो अलग अलग लोगों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, ऑलवेज वो कंपाउंड होगा क्या, पोलर। ठीक है, ये तो अभी केवल दो दो एटम की बात, मतलब ये डायटोमिक की बात हुई है। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगर दो से ज्यादा लोग हैं तो तब वहां पर कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक सिंपल सा ट्रिक लगा लिया, अलग अलग लोगों के बीच में अगर डायटोमिक है, अलग अलग लोग हैं दोनों, तो वहां पर पोलर होगा, अगर सेम एटम है तो नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा होंगे तो कैसे देखा जाएगा, उसको यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको समझो। देखो आपको यहाँ पर एक बात बताता है, कहता है कि अगर हमें कभी कोई ऐसा कंपाउंड देखने को मिले AXN टाइप कंपाउंड, क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूं। AXN टाइप के कंपाउंड्स की अगर बात करते हैं, याद रखना यहाँ पर A हमारा सेंट्रल एटम है, X उसका सराउंडिंग एटम है, यहाँ पर N, तो N जो होगा, N यहाँ पर सराउंडिंग एटम जो इससे जुड़ा हो उसके नंबर की बात कर रहा है, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा। 2 हो सकता है या फिर 2 से ज्यादा हो, ठीक है। और यहां पर दो केसेस बनेंगे, याद रखना। अगर AXN टाइप का मतलब हमारा सेंट्रल मेटल एक है, सेंट्रल एटम एक होगा और उससे जो भी जुड़े हुए लोग वो सब सेम है। मैंने यहाँ पर X के अलावा Y नहीं लिखा, केवल X, मतलब X ही होगा और उसके नंबर 2 या तो 2 से ज्यादा हो सकते हैं। इसमें दो केसेस बनेगा। नंबर 1, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 4-5 कंपाउंड, 5-6 कंपाउंड दे देगा, कहेगा इसमें से कितने पोलर हैं, कितने नॉन पोलर हैं, उनकी लिस्ट बताओ। तो इसलिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद वो सारी चीजें आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे आप आसानी से वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा करके सारी बातें बता ले जाओगे। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो पहला जो केस है, ठीक है, इस फॉर्मूले में इफ सेंट्रल एटम have no lone pair electron, याद रखना पहला केस ये है कि अगर हमारे सेंट्रल एटम के पास ऐसा फॉर्मूला फॉलो कर रहा है लेकिन सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ठीक है, जितने भी हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन थे वो सबके सब बॉन्ड बना चुके हैं और सेम टाइप के लोगों से ही बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो उस कंडीशन में आप तुरंत के तुरंत कह दोगे कि भाई उनके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, उनके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर। मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर मैं आपसे इसे कह देता हूं BF3, क्या लगता है आपको, सेंट्रल एटम B, सराउंडिंग एटम F और उसके नंबर 2 या तो उससे ज्यादा है, और क्या B के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो B के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। इस बात का भी ध्यान रहे कि इसमें सभी सराउंडिंग एटम अलग अलग सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। 3 लोग हैं जो बोरान से जुड़े हुए हैं लेकिन तीनों सेम हैं, तो इस फॉर्मूले को फॉलो किया जा रहा है। आपने कहा कोई लोन पेयर नहीं है तो एक काम 100% उसके म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये तो आपने अगर यहाँ पर जिस बात को ध्यान दिया तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर बाई कॉन्सेप्ट इसको हम चेक करना चाहे तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये रहा 3 फ्लोरीन यहाँ पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कोई लोन पेयर नहीं, तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और उसका कंडीशन में आपको पता है इनके बीच का एंगल कितना होता है, 120। अब देखना यहाँ पर अपना वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बोरान और फ्लोरीन के बीच में देखो वो नेट कंपाउंड ये क्या है आपका, 0, मतलब कि नॉन पोलर है। क्या हो जाता है भैया बताओ, ये नॉन पोलर है हमारा, ये कंपाउंड्स हमारा नेट, हमारा ये कंपाउंड्स वो नॉन पोलर, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं बोरान और फ्लोरीन की, ये जो बॉन्ड्स यहाँ पर किसी एक बोरान किसी फ्लोरीन के बीच का वो पोलर बॉन्ड है,
ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपाउंड हमारा नॉन पोलर हो जाता है। यहाँ पर वेक्टर के कॉन्सेप्ट की मदद से ये देखेंगे कैसे। देखो आपको पता है बोरान और फ्लोरीन की बात करते हैं, यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा कि वेक्टर को हम एरो से दिखाएंगे, एरो का हेड फ्लोरीन लेके जाएगा और टेल किसकी तरफ होगा? ब्रोमीन की तरफ। ऐसे यहाँ पर बोरान की तरफ, सॉरी। तो अब बताओ कि यहाँ पर ऐसे भी होगा, सिर्फ ये फ्लोरीन है तो इसकी तरफ हेड ये, ऐसे यहाँ पर। और आपको देखने को मिल रहा होगा जितना फोर्स से ये बॉन्ड को खींच रहा है उतना ये, और तीनों एक दूसरे के कितने एंगल पे लग रहे हैं? अब बताओ कि ये तीनों एक दूसरे के 120 एंगल पे सेम फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा और ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो नेट डाइपोल जो हमें देखने को मिला वो 0 मिला है। अगर आपसे कोई बोले इस कंपाउंड में पोलर बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड पोलर वाला ही है, बॉन्ड पोलर वाला ही, लेकिन ये कंपाउंड्स नेट यहाँ पर पोलरिटी क्या देखने को मिली? 0, क्योंकि यहाँ पर ये डाइपोल ये 3 डाइपोल बन रहे थे, तीनों बराबर थे और तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री पे लग रहे थे। और आपको पता है एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देते हैं। अगर आपने वेक्टर पढ़ा है तो वहां पर ऐसा कुछ होता है। चलो और एग्जाम्पल देखें कोई। जैसे कि अगले एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं CCl4, मैं ऐसे लिख देता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये रहा कार्बन, एक क्लोरीन यहां पर जोड़ देते हैं, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, एक क्लोरीन यहां पर, देख रहे हैं आप। अब अगर हमें यहां पर देखना हो डाइपोल, आपको कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉनिकेटिविटी ज्यादा? क्लोरीन की। तो ये वाला डाइपोल इधर बनेगा, इनका वाला यहां पर, और इनका वाला यहां पर बनेगा, और ये वाला नीचे बन जाएगा यहां पर। देख रहे हैं 4 डाइपोल, ये पोलर बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पर ये चारों आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेंट्रल एटम AXN टाइप का फॉर्मूला है, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब बताओगे ये इनको कैंसिल कर देगा, ये इनको कैंसिल कर देगा, और नेट यहाँ पर जो डाइपोल देखने को मिलेगा वो 0। अगर 0 डाइपोल तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नॉन पोलर कंपाउंड्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो ऐसा अगर अभी आपको कभी भी कहीं पर मिल, जैसे आप एक एग्जाम्पल और देखो, IF7 में कह दो, सोच के बताओ आपके पास यहाँ पर अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे? इसके म्यू की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? अब बताओगे पहले हमारा काम है कि यहाँ पर AXN टाइप का फॉर्मूला है कि नहीं, सेंट्रल एटम सराउंडिंग एटम सेम है सब, और यहाँ पर नंबर इसके मैंने कहा 2 या फिर 2 से ज्यादा हो। कहा गया ठीक है, क्या लोन पेयर तो नहीं बचा इसके पास कहीं? आयोडीन 7वें ग्रुप का मेंबर है, 7th है, और इसके पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, सातों ने क्या किया? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया फ्लोरीन के साथ। और आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो जाता है कि एक भी लोन पेयर नहीं बचा। तो आप बताओ कि यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, ऐसे अगर हमसे पूछा जाए SF6, यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो आपको बस यही देखना है, सेंट्रल एटम दिख जाए, सराउंडिंग एटम जो है, जो सेंट्रल एटम से जुड़े हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए, और उसके बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल एटम के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, आप तुरंत के तुरंत कह दो भाई ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, इसके म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0। जैसे अगला एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर BeCl2, तो बताओगे बेरिलियम, सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम क्लोरीन है, और नंबर मैंने कहा कम से कम 2 हो सकता था या फिर इससे ज्यादा, चाहे जितना हो जाए, लोन पेयर एक भी नहीं है। अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी देखेंगे तो बताओगे क्लोरीन यहाँ पर होगा, एक क्लोरीन यहाँ पर होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। बताओ दोनों सेम पावर से इधर उधर एक दूसरे को खींच रहे हैं, 180 पे लग रहे हैं, तो 0। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड बताओ आपको क्या लगता है? डबल बॉन्ड से इधर खींचा, डबल बॉन्ड से इधर। कार्बन ऑक्सीजन में ये इधर खींच रहा है, ये इधर, सेम है क्योंकि लीनियर है, 180 का एंगल बन रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ना तो कहीं पर जाएगा, तो म्यू की वैल्यू 0। तो ये ऐसे कंपाउंड्स थे जहां पर आप देख रहे हैं जो AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहे थे, सेंट्रल मेटल के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो आप इसको वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी साबित कर सकते हैं, हाँ सच में वो क्यों 0 हो रहा था, या फिर आपको ये लाइन याद है तब भी आप आसानी से बता सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ तो वो नॉन पोलर होंगे। समझ में? ये तो पहला कंडीशन था जब AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं थे। कुछ एग्जांपल्स मैंने बताया, आप और भी एग्जांपल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, यहाँ पर दूसरा केस, क्योंकि मैंने कहा अगर आप ये अच्छे से समझ जाते हैं तो आगे भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर जो इनके अंतर्गत दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, इफ central atom have lone pair electron, अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है,
तब क्या होगा, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो याद रखना इन दैट केस म्यू कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड दैट कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड्स, पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है तो आपको याद रखना है इफ सेंट्रल एटम हैव नो इलेक्ट्रॉन्स इन दैट केस म्यू कैन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स होगा वो। और आप चाहे तो यहाँ पर इसको कॉन्सेप्ट को लगा भी सकते हैं, और अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझाऊं तो यहाँ पर आप देखो कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो भी कर रहा है और सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी दिख रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ तो हमें पता है अमोनिया क्या है, अमोनिया। और जब अमोनिया की बात करते हैं, अमोनिया को अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो आपको पता है अमोनिया के पास कितने हैं, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा। तो ऐसे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ठीक ऐसे, और एक लोन पेयर है, ऐसे होता है भाई ये। और यहाँ पर अगर हम क्या करते हैं, इनके डायपोल को चेक करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये 3 बॉन्ड है, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खींचेगा ऐसे। ठीक है, पहले तो ये देखो क्या ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, ये ए का काम करेगा, एक्स का काम कौन कर रहा है, हाइड्रोजन, इसके नंबर 2 या फिर 2 से ज़्यादा है, लेकिन इसके पास अब लोन पेयर भी प्रेजेंट है। तो आपने ऐसा देख करके तुरंत बताया भाई इसका 0 नहीं होने वाला, कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप कैसे नहीं 0 होगा, देखो ये इधर खींचेगा, इनका वाला भी खींचेगा अपनी तरफ, इनका वाला भी, भाई इलेक्ट्रॉन इधर ही खींच रहा है तो हेड यहाँ पर। और मैंने कहा था जब एटम हो और लोन पेयर हो तो किधर जाएगा, एटम टू लोन पेयर की तरफ। अब बताएंगे इन तीनों का रिजल्टेंट भी आपको इधर ही दिखेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच का भी आपको इधर ही दिखेगा। तो नेट जो डायपोल आपको दिखेगा यहाँ पर इस डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो आप 100% यहाँ पर बताओगे भाई कुछ भी हो जाए म्यू की वैल्यू 0 तो नहीं होने वाली है। जैसे और एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे हमें पता है H2O, और वाटर की बात करते हैं, वाटर रहा, इसके पास 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये इसके पास 2 लोन पेयर भी हैं, एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा। अब यहाँ पर अगर हम इसकी पोलैरिटी को यहाँ पर देखें डायपोल को, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये इधर खींचेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा। फिर ऑक्सीजन एटम और लोन पेयर के बीच में देखेंगे तो ऐसे खींचेगा और ऐसे खींचेगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर ये बीच में, और इनका भी रिजल्टेंट बीच में ही कहीं पर देखने को ही आपको मिलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको इनका रिजल्टेंट और इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब यहाँ पर ही बीच में किसी एंगल पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये भी एक पोलर कंपाउंड। वैसे तो आपको पता होगा वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, पोलरिटी उसके अंदर पाई जाती है। तो ऐसा कभी भी आपको देखने को मिलेगा, आप तुरंत के तुरंत बताओगे कि हाँ भाई अगर हमें AXN टाइप का फॉर्मूला मिला और सेंट्रल एटम के पास अगर हमें लोन पेयर मिल जाता है, 100% आप क्या बताओगे वो नॉन पोलर पोलर कंपाउंड्स होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप वहाँ पर लिख सकते हैं। कोई भी अगर आपको देखने को मिल जाए, SF4 देखने को मिल जाए, ठीक है, और यहाँ पर SO2 देखने को मिल जाए, तो ऐसे कोई भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है इस टाइप का फॉर्मूला, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना, एक लोन पेयर है। सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तब किस 6 होते हैं, तभी 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक लोन पेयर बचा हुआ है। इन सब का डायपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होगा। लेकिन वही अगर AXN का फॉर्मूला होता और सेंट्रल एटम के पास आपको कोई भी लोन पेयर नहीं दिखता, तो आप कहते हैं भाई वो सब के सब नॉन पोलर होंगे, लेकिन ये पोलर होता है। चलो इतना तो हो गया, लेकिन अब सवाल आता है क्या सच में इतने से हमारा काम चल जाएगा? अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो AXN टाइप का फॉर्मूला तो फॉलो करते हैं और लोन पेयर भी रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नॉन पोलर हो जाते हैं। देखना यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट केस है, पूछता रहता है। चलो जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताता, एक एग्जांपल बताओ, XeF2, और इसको अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, जेनान है, जेनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 में से आपको बताया 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ने में खर्च कर दिया, 2 फ्लोरीन के साथ जुड़ने में खर्च किया, और अभी कितना बचा हुआ है उसके पास? आप बताओगे 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, एक यहाँ पर रखेगा, एक यहाँ पर रखेगा, और एक यहाँ पर, ऐसे होता है XeF2। अब आपको लग रहा है कि यहाँ पर AXN टाइप का फॉर्मूला तो रख रहा है, 100% AXN टाइप का फॉर्मूला तो फिट बैठ रहा है इस पर, ए हुआ, ये X हुआ, ये M हुआ। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इसका डायपोल मोमेंट 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँ, फ्लोरीन एक इधर खींच रहा है, एक फ्लोरीन इधर खींच रहा है, और सेम पावर से इधर इधर खींच रहा है, तो इनका वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब 3 लोन पेयर है, लेकिन आपको मैं बताऊँ यहाँ पर आपको दिखना चाहिए ये तीनों लोन पेयर एक दूसरे के साथ यहाँ पर ऐसे लगेंगे। मैंने कहा सेंट्रल एटम टू लोन पेयर की तरफ,
और ये तीनों एक दूसरे के, मैं आपको बता दूं, ये 120 डिग्री पे होते हैं। तो जितनी पावर के साथ ये इधर खींच रहा है उतनी पावर के साथ इधर वो इधर, तो ऐसे वहां पर 120 पे लग रहा है। जो 120 पे लगेगा तो आपको पता है कि ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। ये तीनों लोग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये और ये इन दोनों को, तो इनका म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। मतलब ए एक्स एन का फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है, 3 लोन पेयर रखा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 0 हो रहे हैं। और ये आपको ध्यान देना है, इसलिए आपसे कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है इस टाइप का। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पर हाइब्रिडेशंस कैसा होगा, तो 1 2 3 उसके बाद 4 5। अब बताओ कि sp3b 3 लोन पेयर, अगर आपको ए एक्स एन टाइप का फॉर्मूला फॉलो करता हुआ कोई दिखे, खास करके एग्जाम्पल में आपको मेनली यही ज्यादातर मिलता है, लेकिन कल को आपको ऐसा कभी कह दिया जाए ए एक्स एन टाइप का फॉर्मूला कंपाउंड फॉलो कर रहा है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, उसके पास 3 लोन पेयर हैं, तो क्या उसका डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा? तो मतलब वो इन्हीं केस की बात कर रहा है। मतलब अगर ऐसा है तो उनका डायपोल मोमेंट 0 होगा। 0 होने का मतलब कैसा, पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। XeF4 स्ट्रक्चर बनाया जाए, जिना 4 लोग जुड़े हैं ना, 4 फ्लोरीन, पहले 4 फ्लोरीन को जोड़ो यहां पर, ऐसे 4 फ्लोरीन जुड़े हुए। फिर उसके बाद अगर 4 फ्लोरीन यहां पर जुड़ा हुआ है, फिर इसके पास क्या है, 2 लोन पेयर, एक यहां पर ऐसे, एक यहां पर ऐसे, ये हो जाता है। तो चलो अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आप देखेंगे कि क्या हो जाता है, क्या सच में इसका 0 होगा कि नहीं, क्योंकि ए एक्स एन का फॉर्मूला साफ साफ फॉलो कर रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 लोन पेयर रख रहा है। क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ए एक्स एन का फॉर्मूला फॉलो करे और एक भी लोन पेयर दिख जाएगा तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। ठीक है, वो जरूर पोलर होगा, लेकिन यहाँ पर अभी गलत साबित हुआ। एग्जाम फिर से देख रहे हैं, और यहाँ पर देखो, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, एक उन्हीं के अपोजिट इधर खींचेगा, ये फ्लोरीन इधर खींचेगा, उसका अपोजिट ये इधर खींचेगा, तो ये तो एक दूसरे को निपटा ही देंगे भाई। ये कैंसिल किया किसको, इनको, ये कैंसिल किया किसको, इनको। फिर बचा यहाँ पर जेनॉन और लोन पेयर का हिसाब, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर लेके जाएगा और ये नीचे की तरफ। भाई दोनों लोन पेयर तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते, तो यहाँ पर भी म्यू की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। हाइब्रिडेशन वगैरह अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4 2 6, अब बताओगे sp3d2 और कितना लोन पेयर, +2 लोन पेयर। ये भी केस याद रखना, कल को आपसे बोला जाए ए एक्स एन टाइप का फॉर्मूला फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, और वहां पर क्या हो जाता है, sp3d2 हाइब्रिडेशन से आ रहा है, 2 लोन पेयर है, उसका बताओ कंपाउंड पोलर होगा कि नॉन पोलर। अब बताओगे वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर होगा, म्यू की वैल्यू 0। तो कुछ स्पेशल केसेस हैं जो आपको जरूर ध्यान देने होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम केवल उसी लाइन से ही संतुष्ट हो जाएंगे कि अगर वहां पर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर दिखा तो वो नॉन पोलर होगा, तो वो पोलर होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको ज्यादातर केसेस में वही लग रहा है। लेकिन एक दो जगह फेल हुआ, और फेल हो भी जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें पता अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम अपने वेक्टर का पूरा हिसाब लगाएंगे तभी जाकर के कोई जवाब देंगे, ठीक है। तो एक दो स्पेशल केसेस इसको जरूर ध्यान देना, नहीं तो ज्यादातर केसेस में सब जगह फिट बैठता है। आज समझ में, पोलैरिटी वगैरह चेक करने के लिए ऐसा देखा जाएगा। अब आते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर डायपोल मोमेंट का हमें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, हम उसका क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते थे। होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स का म्यू की वैल्यू 100% 0, अगर हेट्रो है तो कभी भी 0 नहीं होगा। फिर मैंने कहा था कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और यही यहाँ पर इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। ऑल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, क्या AXN टाइप फॉर्मूला, यहाँ पर N या तो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होगा। देन पहला केस, इफ A हैव नो लोन पेयर देन दे आर नॉन पोलर कंपाउंड, मतलब म्यू की वैल्यू कह रहा है भाई वो 0 होगा, ठीक है। और यहां पर आपको ऐसा कह रहा है, एग्जाम्पल की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे लोग हैं। BF3 CCl4 PCl5 CO2 CH4 SF6, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, ऐसे लोग हैं जो AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं रख रहा है, तो ये सब के सब 0 हो जाएंगे, ठीक। अब यहां पर आते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ A have a lone pair of electrons, अगर A have a lone pair of electron then they are polar molecule except, ठीक है, वो पोलर होंगे। अगर वहां पर A के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो पोलर होंगे, मतलब वहां पर म्यू कैन नॉट इक्वल टू 0, लेकिन किसी को छोड़ करके, और किसको छोड़ करके, अगर वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं AXN, और कहीं ऐसी कंडीशन आ जाए वो sp3
डिहाइब्रिडेशन और 3 लोन पेयर रखे या फिर sp3d2 और 2 लोन पेयर रखे तो म्यू इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट कंपाउंड्स आर टोटली नॉन पोलर कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर तो पहले कुछ पोलर का एग्जाम्पल है NH3SO2H2, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर ये सच में पोलर है। लेकिन मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स अभी साफ साफ आपको दिखाया, XeF2 हो जाए और यहाँ पर XeF4 हो जाए, ठीक है। XeF2 और XeF4 यहाँ पर 2 लोन पेयर होगा ना ऐसे, और इनको बना करके भी आपको साबित किया कि हाँ सच में क्यों वो नॉन पोलर थे, मतलब म्यू की वैल्यू उनको 0 क्यों आए। लोन पेयर की कोई कमी नहीं इनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्या हो गया 0 हुए। वो कैसे, वेक्टर ने पूरा साबित करके दिखाया आपको। अब तो ये इनका बात हो गया ना। अब कह रहे हैं कि चलो AXN हो गया, लेकिन अगर AXN के अलावा सराउंडिंग एटम केवल एक टाइप का था, अगर एक से ज्यादा टाइप का होता है तो क्या सवाल आता है, वहां पर भी डायपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा टाइप के आपको वहां पर सराउंडिंग एटम्स देखने को मिलता है तो उनका डायपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, हमेशा वो पोलर कंपाउंड्स होंगे। तो ये लाइन भी आपको ध्यान देना वहां पर, कह रहे ऑल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मूला AXNYM, AXNYM, तो आप बताओगे म्यू की वैल्यू कैन नॉट इक्वल टू 0। जैसे CH3H हो जाए, CH2Cl2 हो जाए, CHCl3 हो जाए, ये सबका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ है जो आपको ध्यान देना है। तो हम लोग पहला एप्लीकेशन डायपोल मोमेंट का कर रहे थे कि कोई कंपाउंड हमारा पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, उस बात को समझना। AXN वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस पर ध्यान देना। अब आते हैं दूसरा क्या एप्लीकेशन है। आपको पता है जब हम आयनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो फजान ने एक बात कही वहां पर कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आयनिक कंपाउंड के अंदर कहीं की कोवेलेंट कैरेक्टर पाया जा रहा है। उस बात को उन्होंने साबित भी किया था, फजान रोल आया था। लेकिन यहां पर अब बात आती है, अगर इलेक्ट्रॉन की खींचातानी चले कोवेलेंट बॉन्ड में भी, अगर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का आना, वो कहीं न कहीं इंडिकेट तो यही कर रहा है ना कि उनके पास कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, आयनिक कैरेक्टर। तो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में भी कहीं कहीं हमें आयनिक कैरेक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। अब वो आयनिक कैरेक्टर कितना उसके अंदर आया है अगर हमें बताना तो एक फॉर्मूला है जिसको आप वहां पर लर्न कर सकते हैं। टू कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर यहां पर बताया गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ म्यू। ये आपको क्वेश्चन में दे देगा कि वहां पर एक्सपेरिमेंटली म्यू की वैल्यू इतनी आई है। और फिर कह रहे थे थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यू, थ्योरेटिकल मतलब जिसको हम कहते हैं कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड। और ये कैसे आप कैलकुलेट करोगे, आपको क्वेश्चन में वहां पर हिंट देगा। आपको म्यू बराबर जो मैंने आपको बताया था Q इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा करके आपको वहां पर हिंट देगा। अब ये फॉर्मूला लगा करके यहां पर रखेंगे, इंटू 10 करेंगे तो कितना परसेंट उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है आप वहां पर इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर सवाल आता है कि अगर हमें किसी का डायपोल मोमेंट चेक करना है, जिसे कई लोग दे दिए गए, अभी तो हमने देखा कि पोलर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, डायपोल मोमेंट उसका 0 होगा कि नहीं होगा, बस इसका हिसाब था। लेकिन अगर हमें कभी कई लोग दे दिए जाए और कहा जाए इनके डायपोल का एक ऑर्डर अरेंज करके दिखाओ। डायपोल का सिंपल मतलब यह है कि कितनी ज्यादा पोलैरिटी बन रही है वहां पर, जितना ज्यादा पोलैरिटी जहां पर डेवलप होगा उतना ज्यादा वहां पर डायपोल मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। और कितनी ज्यादा पोलैरिटी आएगी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी की वजह से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम वहां पर लगे होंगे उतना ज्यादा वहां पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है। इसलिए बताया गया कि एक कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर होगा तो डिपेंड करेगा जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बना है उनके बीच के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना ज्यादा। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है तो वहां पर पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होगी, ठीक है। तो अब आते हैं यहां पर डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा END का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, या फिर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर दो एटम हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी आएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा है, एक के पास बहुत कम है, तो जिसके पास बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा पोलैरिटी आएगी, और जितना ज्यादा पोलैरिटी आएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला डायपोल मोमेंट का यही तो कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आपको पता है क्यों, ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो आपको पता है वहां पर क्या हो जाएगा, म्यू बढ़ेगा। क्योंकि मैंने कहा था दो एटम के बीच में ऐसे जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जितना इस पर नेगेटिव उतना इस पर पॉजिटिव आएगा, और जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा उतना यहाँ पर और ज्यादा नेगेटिव, इस पर और ज्यादा पॉजिटिव, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का डिफरेंस ज्यादा तो क्यू की वैल्यू ज्यादा, और क्यू की वैल्यू ज्यादा तो म्यू की वैल्यू ज्यादा। चलो जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं ऑर्डर ऑफ म्यू,
अगर म्यू की बात करते हैं HF है, HCl HBr HI है, तो आपको पता है कि यहाँ पर H तो सब में कॉमन है। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव किसकी होगी? अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर हो तो फ्लोरीन, तो आपको पता है यहाँ पर फ्लोरीन तो पूरे पीरियोडिक टेबल में राज करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के नाम पे। तो अगर इसमें हम इनके ग्रुप का देखें तो ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटती जाती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऐसा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अब बताओगे डायपोल कहाँ पर देखने को मिलेगा? HF में, फिर HCl में, फिर HBr, फिर HI। अब यहाँ पर आते हैं ऑर्डर ऑफ म्यू। अगर बात करते हैं यहाँ पर देखना H2O, H2S, H2SC, H2T, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलेनियम। और यहाँ पर भी ग्रुप में नीचे जाएंगे तो इनका भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का अगर ऑर्डर देखेंगे तो हम कहेंगे भाई ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, ऐसा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है H2 में सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, फिर H2S, फिर H2S, फिर H2TE में आ जाएगा। चलिए एक स्पेशल केस है, पहले तो इस पे बहुत पूछा जाता था, फिर बीच में रुके, लेकिन अब इस पे फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। अगर हम बात करते हैं NH3 और NF3, ठीक है, NH3 और NF3 की बात करते हैं, चलो अब इसको हटाता हूं, मैं फिर से आपको खुद बना करके दिखाता हूं। NH3 और NF3 की अगर बात करते हैं तो कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा? अगर इसकी बात करते हैं तो डायपोल मोमेंट की बात आ रही है NH3 में और NF3 में, ठीक है, NF3 में म्यू की वैल्यू देखो। वैसे तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर कौन है? हाइड्रोजन है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा है, तो यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कौन ज्यादा होता है? अमोनिया। किससे? NF3 से। क्यों? उसको देखते हैं। जब इनके स्ट्रक्चर लेवल पे जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, ये अमोनिया में बना रहा हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं NF3 बना रहा हूं। ऐसा कुछ है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो होता क्या है, यहाँ पर देखो ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन की बात होगी तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इधर भी खींचेगा, ये वाला भी खींचेगा। अब नाइट्रोजन और डायपोल के बीच का हिसाब करेंगे तो डायपोल अपनी तरफ खींचेगा, ये इन तीनों हाइड्रोजन का जो रिजल्टेंट होगा वो ऊपर की तरफ ही जाएगा, आपको पता है। और यहाँ पर जो ये आपको खींच रहा है लोन पेयर और नाइट्रोजन के बीच का, ये भी ऊपर है। तो सभी डायपोल कहाँ पर हैं? आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे नाइट्रोजन और फ्लोरीन की बात आएगी तो आपको पता है ये इधर खींचेगा, और यहाँ पर ये इधर खींचेगा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इधर खींचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है? ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है। और जब हम यहाँ पर हिसाब देखेंगे तो आपको पता है ये तीनों फ्लोरीन जो है ये नीचे की तरफ, इनका नेट रिजल्टेंट कहाँ पर आ जाएगा? नीचे की तरफ। जबकि नाइट्रोजन और लोन पेयर के बीच का जो हिसाब देखेंगे वो ऊपर की तरफ खींचना चाह रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब अमोनिया की बात करते हैं सभी डायपोल एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जबकि अगर हम NF3 की बात करते हैं यहाँ पर डायपोल अपोजिट डायरेक्शन पे लग रहे हैं, इनका लग रहा है ऊपर की तरफ, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ। जाहिर सी बात अगर दो चीजें अपोजिट में जा रही हैं तो कट कुट के थोड़ा बहुत हिसाब बचेगा। जबकि यहाँ पर भले छोटे छोटे हाइड्रोजन थे लेकिन ये सबका हिसाब एक ही डायरेक्शन में जाकर के ये जहाँ पर ज्यादा पोलैरिटी डेवलप करते हैं, ज्यादा डायपोल मोमेंट डेवलप करते हैं, इसीलिए क्या हो जाता है आपको याद रखना है म्यू की वैल्यू NH3 के लिए ज्यादा होगी, किससे? NF3 से। ऐसा कुछ होता है ना, समझ में? ये स्पेशल केस है जो कि हमें वहां पर ध्यान देना। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको बताया कि NH3 इज ग्रेटर देन NF3, और कह रहे हैं कि डायपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन। सभी डायपोल आपको यहां पर अमोनिया के केस में सेम डायरेक्शन में दिखेंगे, NH का भी और नाइट्रोजन का लोन पेयर का। लेकिन डायपोल्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन। NF3 में फ्लोरीन का हिसाब नीचे जा रहा है, जबकि नाइट्रोजन और लोन पेयर का ऊपर की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करके थोड़ा बहुत जो बचता है, ठीक है, वो यहाँ पर बच जाता है, यहाँ पर जाता है। चलो एक और स्पेशल केस यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहले यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ज्यादातर केसेस में हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ही देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो सब जगह ही फिट बैठेगा, केवल उसी के सहारे हम सारे क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो दिखता है, आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी, तो उसके हिसाब से हमें चेक करना है। अब जैसे म्यू की वैल्यू CHF3 है, CHCl3 है, CHBr3 और CHI3 है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ म्यू, तो आप बताओगे CF3 सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये ऑर्डर यहाँ पर होगा।
लेकिन एक चेंजेस है, अगर यहाँ पर हेलोजन 3 है और हाइड्रोजन 1 है, लेकिन अगर हाइड्रोजन 3 होता और हेलोजन 1 होता, अब हिसाब यहाँ पर बदल जाता है। ठीक है, जैसे CH3F है, CH3Cl है, ये इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना। ये हेलो एल्केन हेलो एरेंस वाले चैप्टर में भी आपको दिया गया, वहां पर बताया गया। और ऐसा इसलिए हो रहा है, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, तो इसको ज्यादा होना चाहिए था ना, क्लोरीन का कम है, इसको नहीं। लेकिन यहाँ पर बताया गया इसका उल्टा हो रहा है, और उल्टा ये हो रहा है, अगर मैं इसका पूरा ऑर्डर यहाँ पर लगा दूं, इसका ही म्यू ऑर्डर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH3F आ जाएगा, उसके बाद नहीं दिक्कत है, फिर यहाँ पर CH3Br, फिर यहाँ पर CH3I। वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होती थी उसी पे ज्यादा, जैसे यहाँ पर भी हुआ HF, HCl, HBr में भी कोई दिक्कत नहीं थी, HCl, HBr, HI में, वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पर है CH3X में। अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरीन वाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, किससे, फ्लोरीन वाले, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पर। और आपको बताया इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी बुक में भी वहां पर साफ साफ लिखता है, तो ये आप इसको भूल नहीं सकते। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो एक्चुअली में होता क्या है कि हम इसके ऊपर डिपेंड हो गए, Q इंटू डी में हम केवल Q के ऊपर डिपेंड हो गए। मैंने कहा कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो ज्यादा चार्ज डेवलप होगा, और ज्यादा चार्ज डेवलप होगा तो ज्यादा म्यू डेवलप होगा वहां पर। लेकिन हमें पता है क्या, फॉर्मूला केवल Q है, Q के साथ साथ D भी तो है, Q के साथ साथ D भी यहाँ पर पाया जा रहा है। और जब D की बात आ रही है तो याद रखना कि यहाँ पर इसका मतलब चार्ज और उनके बीच का सेपरेशन भी मायने रखता है, उनके बीच की जो दूरी है, बॉन्ड लेंथ भी मायने रखता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि अगर मैं आपको ऐसा किसी एग्जाम्पल से ऐसा समझाऊं, ठीक है, कोई डाटा नहीं, ऐसा सिंपल सा एग्जाम्पल, मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, देखो अगर फ्लोरीन है तो Q की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर D की वैल्यू कम दिखती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं, मान लेते इसके चार्ज की वैल्यू को मैं 4 मान लेता हूँ और इसके D की वैल्यू को 1, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अब बताओ कि यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर ऐसा मान लेता हूँ मैं, देखना यहाँ पर मान लेते हैं इसके चार्ज की वैल्यू कम थी, इसको हमने 2 ही कर दिया, चार्ज की वैल्यू इनकी काफी ज्यादा थी, 4 लिख दिया, उसके लिए मैंने केवल 2 लिखा। लेकिन यहाँ पर जो D की वैल्यू इसके लिए, यहाँ पर इसकी साइज थोड़ी सी बड़ी होती है, चार्ज भले से कम, साइज थोड़ी सी बड़ी होती तो बड़ी है। तो यहाँ पर अगर मान लेता हूँ मैं ऐसे, यहाँ पर इसकी साइज को मैं लिख देता हूँ 2.5, तो अब क्या हो जाएगा, ये भले कम था लेकिन यहाँ पर इनका कई गुना आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइज इसकी बड़ी थी, तो 2 इंटू 2.5 ये कितना आ जाता है, 5। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की छोटी साइज होने की वजह से चार्ज अच्छा था, लेकिन छोटी साइज होने की वजह से Q इंटू डी का हिसाब इनका थोड़ा सा कम आ गया, इनका ज्यादा आ गया। केवल यहीं पर हो रहा है, ऐसा नहीं ये हिसाब सब जगह लगाने लगे, यहाँ लगाने लगे, यहाँ लगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर है स्पेशल जगह, तो इसको याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना कल को ऐसा नहीं, ये CHX3 वाला केस है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जब 3 हाइड्रोजन 1 हेलोजन है तब उसमें आपको ध्यान देना है, क्लोरीन वाला आगे फ्लोरीन वाला पीछे, ठीक है, ये जरूर याद रखना, इसको भूलना मत। उसके बाद आगे आपको यहां पर बताता है ऑर्डर CH3Cl, CH3Cl2, CH3Cl3। अगर इनका हम लोग देखें, यहां पर अगर हम देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा ये हो जाएगा, अगर आप ऐसा भी देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां पर, देखो आपको बताया कार्बन क्लोरीन में हिसाब ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, फिर ये हाइड्रोजन को भी कार्बन खींच लेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ऐसे ऐसे, तो सारे डायपोल एक ही डायरेक्शन में आपको दिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ का केस बताऊं, इनके पास CHCl2, ऐसे हम कर सकते हैं यहाँ पर। अब बताओगे यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं कि एक क्लोरीन यहाँ लग रहा है, एक क्लोरीन यहाँ लग रहा है, एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, तो इधर क्लोरीन क्लोरीन के बीच का यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर अट्रैक्शन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये होगा कार्बन हाइड्रोजन में और कार्बन हेलोजन में हेलोजन, तो ऐसा होगा। आपको यहाँ पर बीच में कहीं पर आप देखेंगे आपको दिखेगा, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटने की कोशिश करोगे। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आता है, ये सबसे कम हो जाता है, उसका रीजन अगर हम देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ये ऊपर की तरफ खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, ये इधर खींचना चाहता है, और ये इधर। तो अब बताओ कि इन तीनों क्लोरीन का अगर हम हिसाब देखेंगे, ऐसा लग रहा है एक दूसरे को काफी हद तक ये कैंसिल करने का काम कर रहे हैं, फिर हाइड्रोजन एक जगह सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे को ज्यादा हद तक एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए आपको याद रखना CHCl3 सबसे कम होगा, उससे ज्यादा CHCl2, और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, CHCl3। अच्छा, यहाँ पर एक और ऐड करना चाहें, एक हाइड्रोजन वजह उसको हटा करके CCl4 कर दे, इसके लिए तो साफ साफ लिख जाएगा 0 होता है,
CCl4AXN टाइप का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक सराउंडिंग एटम शेप टाइप के हैं और कोई भी लोन पेयर नहीं, तो इसका तो 100% जीरो होगा। कल को आपको ऐसा 4 लोग ऐसे ही दे सकते हैं, ठीक है। शायद पूछा हुआ भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में, तो ये आपको ध्यान देना ऊपर, ठीक है। जब 1 है तो सबसे ज़्यादा, 2 हुआ थोड़ा सा कम, 3 हुआ और कम, 4 हुआ तो सबसे कम, ठीक। ऐसे भी याद कर सकते हैं। चलो ये तो आपने वहां पर देखा। फिर हम लोग यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स को देखेंगे, वो पोलर होगा कि नॉन पोलर हो। जैसे एल्केन की बात करते हो, एल्केन वैसे आपके एनसीईआरटी में लिखता है साफ साफ, एल्केन आर द ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आपके हाइड्रोकार्बन में लिखता है वहां पर ऑलमोस्ट नॉन पोलर हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, एल्केन में कौन कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बताओ? कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन मतलब सेम एटम के बीच में बॉन्ड बना है तो पोलरिटी कुछ होगा नहीं, बचा हिसाब कार्बन हाइड्रोजन का। तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लिटिल इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, इसी लाइन आपकी बुक में लिखता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस काफी ज्यादा कम होता है। तो इसलिए बताया कि वैसे वो ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, लेकिन तभी अगर थोड़ी बहुत पोलरिटी वगैरह देखनी हो तो हम एक लाइन ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई भी एल्केन है उसको कहीं से भी 2 हिस्सों में बराबर बांटा जा सकता है, तो हम कहेंगे उसका 100% जीरो होगा। और कहीं से अगर आप देख रहे हैं कि वो 2 बराबर हिस्सों में नहीं बट रहा है, तो आप बताओगे इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। वैसे भी तो नॉन पोलर ही होते हैं, थोड़ा बहुत होगा माइन्यूट सा बस। जैसे अगर कहता है यहाँ पर एल्केन के लिए कॉन्सेप्ट, फॉर सिमेट्रिकल एल्केन डायपोल मोमेंट इज जीरो, मतलब नॉन पोलर। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन है, इधर उधर का हिसाब बराबर, जीरो, यहाँ से काटा जीरो। अच्छा यहाँ पर अगर देखेंगे आपको पता है, इसको अगर हम प्लस आई ग्रुप समझ लें, क्या मान ले, प्लस आई, और प्लस आई का काम होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। ये 4 लोग लगे हैं इससे, और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, चारों का हिसाब मिलकर के जीरो हो जाएगा। अगर कह रहे हैं कि हम उसको कहीं से 2 बराबर पार्ट में नहीं बांट पा रहे, तो थोड़ा बहुत पोलरिटी आपको देखने को मिल जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं। इसे यहाँ से काटते हैं तो यहाँ पर ये, इधर से काटते हैं 1 और 2 मिलता है, हिसाब बराबर नहीं है, तो यहाँ पर जीरो तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो होगा। ऐसे यहाँ पर भी आप बताओगे कहीं से भी काटने पर 2 बराबर हिस्सों में बांट नहीं पा रहे, यहाँ पर एच रहा होगा, ठीक है। ऐसा चलो, ये तो एल्केन का तो बहुत कुछ मतलब नहीं था। हम आते हैं सबसे मेन यहाँ पर एल्कीन को समझते हैं। एल्कीन का केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए। डायपोल मोमेंट ऑफ एल्कीन, एल्कीन की अगर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं तो पहले हम एल्कीन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ऐसे एल्कीन जहां पर क्या हो जाता है कि कोई भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप पढ़ते हैं सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर वहां पर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो इस बात को ध्यान देना कि अगर उसमें डबल बॉन्ड वाली जगह से हम काट करके 2 बराबर टुकड़े उसके बना देते हैं, ठीक है, मतलब डबल बॉन्ड वाली जगह से काटते हैं, जो बचे हुए टुकड़े हैं दोनों एक जैसे एग्जैक्ट है, मतलब सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो वहां पर डायपोल मोमेंट 100% जीरो होगा, वो नॉन पोलर होगा, ठीक है। और अगर काटने पर 2 बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, वो पोलर होगा। ये पहला केस एल्कीन का, पहले इसको निपटाते हैं फिर अगला समझते हैं। तो आपको ये कह रहा है, इफ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट प्रेजेंट, सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं है, तो अगर डबल बॉन्ड वाली जगह से एल्कीन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। कह रहे हैं कि अगर डबल बॉन्ड वाली जगह से एल्कीन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा, ठीक है। जैसे यहां पर बताओ, यहां से काटा बराबर है जीरो, यहां से काटा बराबर है जीरो, यहां से काटा बराबर नहीं आ रहा है तो जीरो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कहीं पर भी सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज नहीं थी, तो हम इसी हिसाब से इसको देख लेते थे। डबल बॉन्ड वाली जगह से काटने पर तो इक्वल पार्ट में बढ़ रहा है तो जीरो, नहीं बढ़ रहा है तो नॉन जीरो। पार्ट 2 टाइप 2 यहां पर बात करते हैं, और ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। कह रहे अगर हमारा जो भी एल्कीन है वहां पर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज है, तो अब क्या हो, अगर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज है तो ये लाइन नोट कर लो, सिस का कभी भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सिस ट्रांस की पॉसिबिलिटीज है तो एक सिस होगा, कोई ट्रांस होगा, तो कोई भी अगर सिस वाला है तो सिस वाले का कभी भी डायपोल मोमेंट, कभी भी कुछ भी हो जाए, कभी भी सिस वाले का डायपोल मोमेंट जीरो होगा ही नहीं। तो सवाल आता भी तो सिस बोला जाए, ट्रांस वाले में तो बोलो, तो ट्रांस वाले में कह रहे होगा भी नहीं भी होगा। तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, कब जीरो होगा कब नहीं होगा अभी बताते हैं, पहले सिस वाला देख लेते हैं। कह रहे इफ सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट, कह रहे हैं कि कभी भी सिस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। चलो देखते हैं यहां पर,
और सिस के लिए मैंने आपको बताया था सेम ग्रुप सेम साइड देखने को मिलते हैं। पहले तो आपको पता है ज्योमेट्रिकल के लिए क्या चाहिए होता था, एक ही डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, सारी कंडीशन यहाँ पर होंगी तभी इसको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। CH3 सेम साइड है, आप बताओगे हमने कहा ये तो सिस है, आपने कहा कि कभी भी जीरो नहीं होगा। अब गणित भी लगा सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर अगर हम अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हम यहाँ पर कहते हैं देखो CH3 एक प्लस आई ग्रुप है और प्लस आई का काम होता है जिससे जुड़ता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, ऐसा ये भी डोनेट करेगा, फिर ये कार्बन इसको अपनी तरफ खींचेगा। आपको पता है कि अगर ये दोनों सेम सेम होते, यहाँ पर भी CH3 होता तब तो जीरो हो जाता, लेकिन H की पावर कम, ये कम खींच रहा है, इधर से ज्यादा दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कुछ न कुछ हिसाब जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा यहाँ पर भी देखें, ये क्या हो जाता है आपका H है, Cl सेम साइड है तो सिस है, तो आपको पता है क्लोरीन इधर खींचेगा, ये क्लोरीन इधर खींचेगा, हाइड्रोजन इधर, यहाँ पर ऐसे, तो आपको कुछ न कुछ यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो इधर खींचा, इनका इधर खींचेगा, अब मिथाइल इसको इधर डोनेट करेगा, ये इधर इसको खींचेगा, क्योंकि आपको पता है माइनस आई ग्रुप है, खींचेगा, तो ऐसा कुछ वहां पर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको कभी भी एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करता हुआ नहीं दिखेगा सिस वाले में, इसलिए सिस वाले में एक लाइन तो एकदम कंठस्थ होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए सिस का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब सवाल उठता है, चलो ठीक है सिस का तो इतना तो जान चुके, जीरो नहीं होगा, तो समस्या वहां पर आएगी ना जहां पर चेंजेस हो सकते हैं, उसी को समझना होगा। जहां पर चेंजेस होगा नहीं, आप तो आंख बंद करके होता है हाँ भाई इसका जीरो नहीं होने वाला, हमेशा पोलर ही होगा। ट्रांस का डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब सवाल होता है आप कैसे पता करेंगे कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके लिए मैं आपको कुछ ग्रुप से याद कराऊंगा। ये ग्रुप याद करना या आपको सारे कंफ्यूजन को दूर कर देगा। ठीक है, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, पोलर है कि नहीं है, आप इसी से सारे सॉल्व कर देंगे वहां पर। ठीक है, तो बताया गया आगे एक लाइन में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर सिमेट्रिकल ग्रुप की कुछ लिस्ट है, बहुत सिंपल से लोग हैं, आप इनको पहचान लो, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 1, हमें सिमेट्रिकल ग्रुप याद करना। क्या सिमेट्रिकल ग्रुप के बारे में कह रहे हैं, ऑल मोनोएटॉमिक ग्रुप, सभी मोनोएटॉमिक ग्रुप सिमेट्रिकल ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कौन से हैं सिमेट्रिकल ग्रुप में। और कौन, सभी एल्काइल ग्रुप, जैसे मेथाइल हो जाए, इथाइल हो जाए, प्रोपाइल हो जाए, जो भी है सब के सब सिमेट्रिकल ग्रुप। और दो और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, NO2 और Cn, इनको भी आपको ध्यान देना है, NO2 और Cn। तो NO2 और Cn को भी याद रखना, तो ज्यादा कुछ है नहीं, हाइड्रोजन हेलोजेंस वाले, उसके बाद एल्काइल वाले, फिर NO2 Cn, ये सब के सब सिमेट्रिकल है। चलो आपने कहा ठीक है याद कर लेते हैं सिमेट्रिकल। अब क्या करें इसका, अब इस लाइन को याद रखो, हम ट्रांस पे आ रहे हैं, ट्रांस वाला ही सबसे मेन समझना है। और ट्रांस में मैंने कहा जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कब जीरो होगा कब नहीं होगा, अगर इसकी बात करते हैं तो इस बात का ध्यान देना कि अगर सेम सिमेट्रिकल ग्रुप सेम हो और कौन से सिमेट्रिकल वाले ग्रुप हो, अगर एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे हैं, उनका डायपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो होगा। क्या बताया, फिर से बताओ, बताया कि अगर सेम सिमेट्रिकल ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे तो उनका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो। अगर इसके अलावा इस लाइन को फिट नहीं बैठ रहा है कहीं पर ट्रांस वाले में, तो आप बताओ कि उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा। सेम हो सिमेट्रिकल हो तभी उसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा। अगर इसके अलावा और कोई कंडीशंस होती है तो वहां पर याद रखना वो कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। तो चलो मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं। यहां पर जो मैंने सिमेट्रिकल ग्रुप बताया वो जरूर पता होना चाहिए। आते अगर ट्रांस पोजीशन पर सेम सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। कहां पर, ट्रांस पोजीशन पे सेम हो और सिमेट्रिकल वाली लिस्ट से बिलोंग कर रहे हो। केवल सेम होने से भी नहीं होगा, केवल सिमेट्रिकल होने से भी नहीं होगा, सेम हो और साथ साथ सिमेट्रिकल हो तभी वहां पर हिसाब बनेगा। जैसे यहां पर आता है, बताओ ये ट्रांस है कि नहीं, बताओगे हाँ अपोजिट है, सेम ग्रुप अपोजिट है, ट्रांस है। तो सवाल आता है ये सेम सिमेट्रिकल है कि नहीं। आपको बताओ एल्काइल ग्रुप को कहां पर पढ़ा है, सिमेट्रिकल ग्रुप में है ना। आप देख रहे हैं ये दोनों ग्रुप सेम है और सिमेट्रिकल वाले से मैच कर रहा है। फिर इनका भी चेक करेंगे, ये दोनों ग्रुप सेम है और सिमेट्रिकल वाले से मैच कर रहे हैं, तो बताओगे तब तो 100% इनका जो म्यू की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो। और देखते हैं इस वाले एग्जांपल में, बताओ क्या होना चाहिए आपको। सेम ग्रुप है, सेम है, सिमेट्रिकल ग्रुप है, हाँ है। आप बताओगे लेकिन अभी थोड़ा इसको भी चेक करो, OH और OH सेम है कि नहीं है, सेम है, तो जीरो होना चाहिए कि नहीं, जीरो नहीं होगा। याद रखना क्यों, अब बताओगे सेम सेम तो है, जैसे ये सेम सेम नहीं, सेम सेम तो है, केवल सेम होने से नहीं, लेकिन ये सिमेट्रिकल ग्रुप की लिस्ट में नहीं था, इसलिए मैंने कहा ये भले सेम है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, तभी इसलिए इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं हो पाया।
क्योंकि जो सिमेट्रिकल ग्रुप नहीं होते उनका डायपोल यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वजह से, इनका ऑक्सीजन हाइड्रोजन की वजह से कहीं न कहीं डायपोल एक डायरेक्शन में और खिंचता हुआ दिखाई देता है। तो इसलिए याद रखना कि सेम सिमेट्रिकल ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे होंगे तभी डायपोल मोमेंट जीरो होगा ट्रांस में। इसके अलावा भी बेंजीन वगैरह में भी आपको यही इसी की मदद से सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। चलो और एग्जांपल्स देखो। यहां पर अगर देखा जाए ये दोनों सेम हैं और सिमेट्रिकल वाले लिस्ट में है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन और तो इनको भी चेक करना पड़ेगा। ये दोनों सेम है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है, तो इसलिए बताओगे इनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये सबके सब पोलर होंगे। चलो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमेट्रिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सेम है। हेलोजन हेलोजन सेम है। क्लोरीन क्लोरीन सेम है और सिमेट्रिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हम कहेंगे सेम सिमेट्रिकल ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे है, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें, यहां पर बताओ CH3 CH3 मेथाइल मेथाइल यहां पर लगा हो, ये भी CH3 है और ये भी CH3 सेम है और सिमेट्रिकल है। और इनके पास आते हैं, यहां पर बता रहे क्लोरीन और ये कौन है, ब्रोमीन। ये भी सिमेट्रिकल ग्रुप हैं दोनों लेकिन सेम नहीं है, इसकी वजह से यहां पर फेल हुआ। केवल सिमेट्रिकल ग्रुप से बिलोंग करने पे भी नहीं हो सकता है, केवल क्या हो सकता है वहां पर, ठीक है, सेम सेम होने पर भी नहीं होगा। बस उस लाइन को फॉलो करना है, सेम भी हो और सिमेट्रिकल ग्रुप की लिस्ट वाले लोग हों, तभी जाके जीरो होगा। यहां पर ये सिमेट्रिकल ग्रुप की लिस्ट से थे लेकिन सेम नहीं हुए, इसलिए ये जीरो नहीं हो पा रहे हैं। यहां पर देखना, आपको बताया जा रहा है यहां पर CH3 है, CH3 सेम है, सिमेट्रिकल है। NO2 NO2 सेम तो है, और आपको बताया था लास्ट में NO2 और C1 दो लोग को और बताया था, कहा था ये भी ध्यान देना, ये भी क्या हो जाता है सिमेट्रिकल ग्रुप, दोनों सेम और सिमेट्रिकल है, तो म्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब नोट करके आपको यहाँ पर एक पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है कि अगर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, वैसे अगर कोई एल्कीन वगैरह है वहां पर, तो सिस का डायपोल मोमेंट ऑलवेज ज्यादा होता है किससे, ट्रांस से, ठीक है, ऐसा हम याद रखते हैं। हाँ, कोई अगर स्पेशल केस आ जाता है, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसा भी हो सकता है वहां पर ट्रांस का भी ज्यादा हो जाए, लेकिन नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए सिस और ट्रांस में से किसका ज्यादा, तो हम हमेशा सिस का बोलेंगे। जब कोई स्पेशल केस बन जाएगा, कैसे बनेगा आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिस का डायपोल मोमेंट क्या हो जाता है, ट्रांस से ज्यादा होता है। अब एल्काइन का केस है, एल्काइन भी सिंपल सा, इसमें भी बहुत ज्यादा पूछेगा नहीं। एल्काइन में भी कह रहे हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से काटने पर दो बराबर हिस्सों में बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट जीरो, अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से काटने पर दो बराबर हिस्सों में नहीं बढ़ रहा है तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। तो भैया कह रहे हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली जगह से एल्काइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सके तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे यहां पर है दो इक्वल पार्ट हो गए ना, जीरो, दो इक्वल पार्ट नहीं है तो जीरो भी नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां से काटा, बताओ यहां से काटा तो आप देख रहे हैं इधर ये है और इधर ये है, ठीक है, इधर 3 कार्बन इधर 1 कार्बन के हिसाब से कहेंगे सिमेट्रिकल नहीं है, नहीं होगा। लेकिन यहां से काटा, दोनों हिस्से बराबर हैं तो इसका जीरो हो जाता है। चलो अब यहां पर और इंपॉर्टेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, बेंजीन की बात करते हैं, ठीक है, हम बेंजीन की बात करते हैं। और याद रखना यहां पर अगर बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव की बात करते हैं, हमेशा याद रखना बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है। क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो इसलिए याद रखना अगर बेंजीन रिंग हो और कई बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हो, जुड़ी हो, उन सभी का डायपोल मोमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो होता है। इस बात का ध्यान देना, अगर एक साफ सुथरी बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कोई भी ग्रुप नहीं लगा है तो उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, वो एक नॉन पोलर होता है। आपने बहुत जगह ऐसा सुना होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट की बात आती है तो बेंजीन को भी बोला जाता है। पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर वगैरह एसिडिक एसिड हो जाता है, जैसे नॉन पोलर की बात आती है तो आपका कौन हो जाता है, यहाँ पर बेंजीन वगैरह आ जाता है। तो बेंजीन हमारा एक नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है, इस बात का ध्यान देना। बेंजीन और बेंजीन रिंग अगर आपस में जुड़ी हो, यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हैं ये, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अच्छा, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताओ, इसको कहते हैं नेप्थलीन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेप्थलीन। तो बताओ कि इसके म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और अगर हमने कहा 3 लोग आपस में जुड़ गए तो बताओ अगर 3 लोग जुड़ जाते हैं तो हम कहेंगे उसको कहते हैं एंथ्रासीन, और एंथ्रासीन के लिए भी क्या हो जाएगी, जीरो। चलो ये तो बेंजीन रिंग की बात थी, लेकिन अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर मैं कोई ग्रुप जोड़ दूं, तो अगर मान लेता है बेंजीन रिंग के ऊपर मैंने कोई एक ग्रुप जोड़ दिया, कुछ भी जो मुझे अच्छा लगा मैंने जोड़ दिया, क्या अब भी इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा, कि हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है, क्या लगता है आपको? याद रखना अगर बेंजीन रिंग के ऊपर हमने कोई एक ग्रुप जोड़ दिया है, ठीक है, कोई भी एक ग्रुप जोड़ा है, तो ऑलवेज याद रखना
उसका डायपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, वो हमेशा पोलर हो जाएगा। बेंजीन के ऊपर अगर कोई भी ग्रुप जोड़ दिया गया है तो अब उसके ऊपर पोलैरिटी आ जाएगी, ठीक है, 100% पोलैरिटी आएगी। मतलब यह है कि वो सच में पोलर ही होगा, ऐसा नहीं कि कहीं कोई ऐसा स्पेशल केस आ जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई एक ग्रुप जुड़ा है, मैं केवल एक की बात कर रहा हूँ, एक से ज्यादा की बात नहीं कि दो जोड़ दिया तब नहीं, जब केवल एक ही सिंगल कोई एटम, मॉलिक्यूल, आयन कोई भी आकर के जुड़ गया है तो उसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। म्यू कैन नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब वो पोलर कंपाउंड्स हो जाएगा। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना। यहाँ पर क्या आपको लाइन बोल रहा है, if one substituents are present in benzene rings then mu cannot equal to zero। एक सब्स्टिट्यूएंट मतलब एक कोई ग्रुप, एक कोई प्रीफिक्स जाकर के अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है तो उसका कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे आपको देख रहे हैं कि मेथाइल ग्रुप रखा है, कुछ भी हो नहीं होगा जीरो, क्योंकि मेथाइल है तो आपको पता है यहाँ पर क्या करता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को भेजेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ये इसके पास भी लोन पेयर है, ये भी क्या करेगा, यहाँ पर भेजेगा, यहाँ पर रिंग पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी भेजेगा और अपने माइनस आई नेचर की वजह से खींचेगा भी। मतलब आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम केवल वो सब छोड़ देते हैं तो हमको यहाँ पर ऐसा दिखेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपने माइनस आई नेचर की वजह से, और लो वो सारी हिसाब आप जानते हैं वहाँ पर रेजोनेंस में, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं होगा, बस आपको ये ध्यान देना है। अब जैसे यहाँ पर भी एक क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पर कार्बन, तो इनके बीच में जो डायपोल डेवलप होगा वो ऐसा होगा, ठीक, और यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। कोई भी हो भाई, कोई भी हो, ऐसा नहीं बढ़ाने वाला घटाना, कोई भी होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब वो हमेशा पोलर होगा अगर कोई एक प्रेजेंट है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात, अगली बात ध्यान देना, एक था तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो वहां पर होगी जब जीरो हो भी जाता है, कभी कभार नहीं होता, जैसे ट्रांस का केस था। अभी तक जितना पढ़ाया मैंने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक कौन सा था, वो ट्रांस वाला। और उसके लिए भी आपका क्वेश्चन अच्छे से लग जाएगा जब सेम सिमेट्रिकल ग्रुप वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको लाइन बताई, सिमेट्रिकल ग्रुप की लिस्ट बताई, अगर वो आपको याद है फिर कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। चलो अगला, अगर एक था तो जीरो नहीं होगा, अगर दो हो जाए तो बताओ, अगर दो हो जाता है तो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सवाल आता है अब कब जीरो होगा कब नहीं होगा। मान लेते हो दोनों ग्रुप चाहो जैसे दिखते हो, अगर एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे, 1 2 कार्बन, बेंजीन के पहले दूसरे कार्बन पे लगे, तो फिर से एक लाइन सिंपल से, कभी भी जीरो नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा 1 3 पे लग जाए तो तब भी नहीं जीरो होगा, अगर 1 4 पे लग जाए तो तब रुकना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि तब देख के बताएंगे, और ऑर्थो वाला है, मेटा वाला है तो बिना देखे बता दो। अगर कोई कह रहा है कि ऐसे ऐसे ग्रुप रखा है बिना देखे, तो वो पोलर हमेशा पोलर ही होगा, कभी उसका डायपोल मोमेंट जीरो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर 1 4 पे है तो आप कहोगे हम देख के तब बताएंगे। देख के तब बताने का मतलब ये हो जाता है अगर सेम ग्रुप, ठीक है, 1 4 पे, जिसको कहते हैं पैरा पोजीशन पे, सेम सिमेट्रिकल ग्रुप अगर पैरा पोजीशन पे लगा होगा तब जीरो हो जाएगा, और नहीं लगा है तो कुछ भी और कंडीशन है कभी भी जीरो नहीं होगा। तो ये हमें वहां पर ध्यान देना है। तो ये आपको यहां पर ध्यान देना है कि आपको क्या बोलता है, कहता है किसी भी ऑर्थो और मेटा का डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। ये भी लाइन, ऑर्थो और मेटा का जीरो नहीं होगा। जैसे अगर मैंने कहा म्यू इक्वल टू जीरो, यहां पर ऑर्थो पर एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पे लगे थे, कभी जीरो नहीं। एक दूसरे के मेटा पोजीशन नहीं जीरो होगा, ठीक है। यहां पर एक COOH, यहां पर NO2 नहीं जीरो होगा। लेकिन अब अगली लाइन आने वाली है जिसपे हमें रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। और यहां पर यह आता है कि पैरा बेंजीन का डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी। पैरा बेंजीन का डायपोल मोमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब यहां पर हमें यह ध्यान देना है कब जीरो होगा कब नहीं होगा। अब इस लाइन को अगर आपने याद किया है तो आपका तो क्वेश्चन कोई फंसेगा नहीं। अगर पैरा पोजीशन पर सेम सिमेट्रिकल ग्रुप्स प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। सेम सिमेट्रिकल ग्रुप अगर पैरा पोजीशंस पे हैं तो उनका डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जैसे आते हैं एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहां पर, देखो ये एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे है, हाँ ठीक है, और मैंने कहा इधर क्लोरीन है इधर क्लोरीन, दोनों सेम तो हैं। सोते क्या ये सिमेट्रिकल ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो पता चला हाँ ये तो सिमेट्रिकल ग्रुप वाली लिस्ट में तो थे, इसका मतलब तो जीरो है। यहां पर देखो, यहां पर CH3 है, यहां पर Cl है, क्या ये दोनों सेम है? सिमेट्रिकल ग्रुप से बिलोंग करते हैं लेकिन सेम नहीं। जब सेम नहीं तो बात ही खत्म। हाँ सेम है तब अगली बात भी एक लाइन आप पूछेंगे क्या सिमेट्रिकल वाले ग्रुप से हैं दोनों लोग? पहली बात तो सेम होना चाहिए, और दूसरा सिमेट्रिकल से भी होना चाहिए। अगर सिमेट्रिकल से नहीं केवल सेम है तब भी नहीं होगा। चलो अगला जैसे आपको यहां पर बताया जरा, आप देखो इसको OH OH लगे ना दोनों, हमें लग रहा है देखो देखो दोनों सेम है,
ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर दें, नहीं ऐसा नहीं, इन सबके पास लोन पेयर है, वो कहीं ना कहीं डायपोल को खींचने लगते हैं। तो इसीलिए याद रखना कि ये सेम तो है लेकिन सिमेट्रिकल ग्रुप से नहीं थे, तभी ये जीरो नहीं हो रहे। यहां पर आप देख रहे NO2 NO2 ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम भी और सिमेट्रिकल ग्रुप में थे, तभी इसका क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। और ये सब पे क्वेश्चन पूछता है, यहां पर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं, वहां पर नाम दे करके आपसे पूछता है। अब जैसे यहां पर देखो COOH COOH सेम है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं, सेम है लेकिन सिमेट्रिकल नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहां पर हो जाता है। चलो अगला देखते हैं। यहां पर कह रहे हैं कि अगर मान लेते हैं बेंजीन पे 3 लोग जुड़े हो, और कह रहे हैं कि अगर 1 3 5 कहां पर 1 3 और 5 पोजीशंस पे वो भी सेम सिमेट्रिकल ग्रुप लगे हो, कौन कौन से सेम हो सिमेट्रिकल, और कहां पर 1 3 5 पे, तब उनका जीरो हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी बना दो 3 ग्रुप लगे हो, कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आते हैं यहां पर देखते हैं, अगर बेंजीन रिंग में 1 3 5 पोजीशन पर सेम और सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है तो डायपोल मोमेंट जीरो होगा। जैसे यहां पर देखो, अब इसको ऐसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, ये पहले पे, ये तीसरे पे और ये पांचवा पे। इनके लिए म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर जीरो। 1 3 5 एक तो सेम है और साथ साथ सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी सेम है और साथ साथ सिमेट्रिकल है। 1 3 5 पे जीरो। अच्छा ये तो सेम और सिमेट्रिकल हैं, लेकिन 1 3 5 पे नहीं। आप देखें 1 2 3 ऐसे, तो यह बताओ भाई नहीं जीरो होगा ना, क्योंकि कैंसिल आउट होना चाहिए ना। पता चल रहा है ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहे हैं और ये इधर खींच रहे हैं। बताओ हिसाब तो यहीं पर जाएगा ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं। आते हैं यहां पर देखते हैं, और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर एक बार फिर से सारी चीज समराइज करते हैं डायपोल मोमेंट को लेकर के, क्योंकि अच्छा जोन होता है, क्वेश्चन से पूछता रहता है। कह रहा है XeF4 लुक लाइक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स बट इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो, है कि नहीं, बताया था पूरा। XeF4 और एक दूसरा एग्जांपल याद करो, XeF2 लोन पेयर लेकर के बैठे हैं लेकिन म्यू की वैल्यू जीरो दे रहे हैं, है कि नहीं। हमने क्या क्या सीखा उसी को समराइज करना। SO3 लुक लाइक सिमेट्रिकल और इसके म्यू की वैल्यू जीरो भी होती है। वैसे भी अगर देखेंगे SO3 ऐसे ही तो होगा, इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, इधर खींच रहे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करके म्यू की वैल्यू इनका जीरो आ जाता है। और क्या क्या है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको समराइज किए जा रहे हैं यहाँ पर। टू ग्रुप हैव अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट्स देन ट्रांस आइसोमर्स विल हैव ग्रेटर डायपोल मोमेंट। वैसे मैंने कहा था कि नॉर्मली अगर बात की जाती थी तो मैंने कहा था भाई डायपोल मोमेंट किसका, आप कहेंगे सिस का ज्यादा होगा ट्रांस से, लेकिन नॉर्मली, लेकिन आप देख रहे हैं अगर दो ग्रुप ट्रांस पोजीशन पे ऐसे, आपको दो ऐसे ग्रुप देखने को मिले उस कंपाउंड्स में जिनका इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग है, तो उस कंडीशन में ट्रांस वाला डोमिनेट कर जाता है। देखो आपको दिखेगा। पहले बताओ ये कौन एक दूसरे के कौन से पोजीशन पे है, ट्रांस होंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या लगा है, क्लोरीन। क्लोरीन का आपको पता है माइनस आई इफेक्ट होता है, और एल्काइल ग्रुप का क्या हो जाता है, प्लस आई। अगर यहां पर भी मेथाइल लगा होता तो आप कहते हैं ट्रांस वाला ज्यादा होगा, सिस वाला ज्यादा होगा, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि अपोजिट इंडक्टिव इफेक्ट वाले, और मेथाइल और कार्बन अपोज प्लस आई का मतलब ये होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। ये इधर दे रहे हैं और ये भी इधर खींच ही रहे हैं, क्योंकि ये इनका खींचना काम, इनका डोनेट करना। अब ये ट्रांसपोजिशन मतलब यहाँ पर दोनों लोग मिलकर के सेम डायरेक्शन में ही डायपोल जनरेट कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ज्यादा दिखेगा। और इनके केस में आते हैं सिस वाले केस में, देख रहे हैं दोनों सेम साइड है सिस। तो मिथाइल तो कह रहे मैं तो इस डायरेक्शन में डोनेट करूंगा, ये तो कह रहे मैं तो इधर खींचूंगा। बताओ ये इधर खींच रहे हैं, ये इधर डोनेट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, जबकि यहाँ पर ये इधर, मतलब दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और आपको पता है अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ज्यादा ही लगेगा। उनके बीच का एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल तो दिख रहा है। और एंगल अगर बढ़ाओगे तो डायपोल मोमेंट घटेगा और घटाओगे तो बढ़ जाता है। इसलिए यहाँ पर ट्रांस का ज्यादा, सिस का कम। और इसलिए याद रखना है इसको, कल को बाई चांस आपको इसका नाम दे देना, बताओ अगर आपको इसका नाम दे देता है, ऐसे हो सकता है स्ट्रक्चर ऐसा बना के दे दे, आपको दिख जाएगा चलो डायपोल बना लेते हैं, आपको इनका नाम दे दे, कह देगा कि यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर 1 ये 2 और ये 3 ऐसे होगा। अगर आपको इसके नाम 1 क्लोरो मेथ प्रोप 1 इन, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोप 1 इन है, उसके ट्रांस और सिस फॉर्म में से किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, तो आप बताओगे। यहाँ पर जल्दबाजी मत करना कि सिस का हमेशा ज्यादा होता, ज्यादा कर देनी। जब आपने देखा कि क्लोरो और मिथाइल वाला भी मिलेगा हमें वहां पर, तो यहाँ पर ये हमारा प्लस आई होगा, ये माइनस आई। अगर इंडक्टिव इफेक्ट उनका अलग अलग है तो ट्रांस वाले का ज्यादा होता है। चलो इसके अलावा जो पॉइंट्स आपको बताया था, डायपोल मोमेंट अमोनिया का
NH3 इज मोर देन NF3। NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया NF3 से, बिकॉज NH3 ऑल डायपोल्स आर इन सेम डायरेक्शन। सारी बात आपको बताया वहां पर। फिर बताया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, मतलब जिनका डायपोल मोमेंट कैन नॉट इक्वल टू जीरो, इनकी बात कर रहे हैं, उनके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट पाया जाता है। देखो आपसे ऐसा कुछ बोलता है कभी क्वालिफिकेशन में, 4 कंपाउंड देगा, पूछेगा किसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट है, और पूछ लेगा ऐसे भी किसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। तो जिसके पास परमानेंट, बस एक साइड वाइज एक टर्म लगा देता है भाई, जिसके पास डायपोल मोमेंट है मतलब जिसके म्यू की वैल्यू जीरो नहीं, उसके पास डायपोल मोमेंट है। और डायपोल मोमेंट है चाहे परमानेंट बोलो चाहे वैसे ही बोलो। इसलिए बताएगा जिसके म्यू की वैल्यू यहां पर बताएगा जीरो नहीं, मतलब कैन नॉट इक्वल टू जीरो, उन सबके पास डायपोल मोमेंट पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं उसके पास परमानेंट डायपोल मोमेंट पाया जाता है। और इसी का जस्ट उल्टा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डायपोल मोमेंट जीरो है, म्यू इक्वल टू जीरो, उनके पास कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, मतलब वो नॉन पोलर होता है। चलो कुछ क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहां पर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर इन नेचर। कौन ऐसा है जो नॉन पोलर नेचर का होगा? तो आपको मैंने बताया था AXN फॉर्मूला पहले लगाना, ठीक है, और लोन पेयर ना। आप देखेंगे यहां पर आपको NO2 माइनस होता है, यहां पर आपको एक लोन पेयर देखने को मिलेगा POCl3 3 2 5, लेकिन यहां पर AXNYM टाइप का फॉर्मूला इसमें बैठ रहा है। ये भी एक से ज्यादा टाइप के। आप SbF5 पे जाते हैं, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, 5 क्लोरीन है, कोई लोन पेयर नहीं, तब बताओगे सबसे में नहीं आता, ये हो जाता है SbF3। आपसे पूछा जा रहा है यहां पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द मॉलिक्यूल विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट। किसके पास जीरो डायपोल मोमेंट होगा? तो हमारे पास यहां पर फॉर्मूला है AXN बिना लोन पेयर वाला। इसी से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जिसका कई हर एक कंपाउंड में कई लोगों का नाम है। कह रहे सबका ऐसा बताना है कौन सा है लिस्ट में ABCD में जिसमें सभी लोगों का डायपोल मोमेंट जीरो है। इसमें पहले अमोनिया दे दिया, आप बताओगे क्या काम? अमोनिया के पास तो लोन पेयर है। अगले में बोरान ट्राइफ्लोराइड सही जा रहा है, BF3 AXN कोई लोन पेयर नहीं। हाइड्रोजन फ्लोराइड गड़बड़ कर दिया, HF है ना, डायपोल मोमेंट मिलेगा। आप कहोगे बस यही से लौटाते। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3, आपने कहा भाई फिर से लोन पेयर लिया है, आपने कहा काटो इसको। अब आते हैं यहाँ पर BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड कहा गया, ठीक है, AXN कोई लोन पेयर नहीं। वेरेलियम डाइफ्लोराइड मतलब BeF2 कोई लोन पेयर नहीं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कोई लोन पेयर नहीं। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ऐसे क्लोरीन क्लोरीन अभी आपको पढ़ाया वहां पर, ठीक है, ऊपर की तरफ खींचेगा नीचे की तरफ खींचेगा कोई। अब बताओ डी वाला करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है यहाँ पर। चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, वहां पर ज्यादातर क्या होता है, तो उसमें कोई न कोई ऐसा कंपाउंड जिसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है, और वो कहां पर होगा? आपको सबसे पीछे, मतलब BF3 सबसे पीछे। तो अब हमें इन दोनों को हटा ही देना है, क्योंकि हमें पता है अगर इस लिस्ट में BF3 भी है तो BF3 कहां पर होगा? सबसे पीछे होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो लड़ाई में अब इनके पास आता है। और इसमें भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं आप अभी डाउट में हो वाटर और अमोनिया में, या फिर किसका ज्यादा किसका कम होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं। यहां पर अगर बात करते हैं NH3 और NF3 में, मैंने आपको बताया था NH3 NF3 में किसका ज्यादा होता था? NH3 का। यहाँ पर NF3 को ज्यादा किया गया है, ठीक है, BF3 से ज्यादा इनको कहा गया, फिर इनसे भी ज्यादा इनको कहा गया। बताओ ये गलत है। तो याद रखना वाटर का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, उसके बाद NH3 का, फिर NF3 का, फिर BF3 का हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहां से आप डिसाइड कर ले जाते हो। वैसे भी 3 ऑप्शन में वाटर को ज्यादा ही कहा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। कौन ऐसा है जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल केस होगा उसको भी ध्यान देंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर पोलर, आपको SiF4 है, म्यू की वैल्यू 0 होगी, क्यों? कार्बन फैमिली का AXN टाइप का। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर XeF4, इसके पास भाई लोन पेयर तो है, लेकिन स्पेशल केस था, मैंने कहा इस पे ध्यान देना था, इसकी वैल्यू भी 0 होती। BF3 AXN टाइप का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है 0, लेकिन यहाँ पर SF4 उसके पास एक लोन पेयर है। अब बताओगे ये नहीं होगा, ये हमारा पोलर निकल गया। कह विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज अ मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसके पास होगा? कार्बन डाइऑक्साइड के पास 0 होगा, है कि नहीं? बताओ। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर खींचो 0, इसका भी क्या हो जाएगा 0,
AXN टाइप का फॉर्मूला, कोई लोन पेयर नहीं, जीरो। अब बचे दो लोग टक्कर में, NH3 NF3। कोई हमारे पास डाटा थोड़ी ना, लेकिन हम ये जानते हैं कि NH3 का ज़्यादा होता है, NF3 का कम हो जाता है। हमसे पूछा गया मैक्सिमम, तो हम NH3 के पास जाएंगे। इन दोनों का जीरो था, इन दोनों का जीरो नहीं था, लेकिन इन दोनों में से इसका ज़्यादा, तो हम कहेंगे इन्हीं के पास होगा। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पर, H2 इज डाइपोलर वेयर एज BeF2 इज नॉट। कह रहे हैं H2O के पास कैन नॉट इक्वल टू जीरो पोलरिटी है, जबकि BeF2 में क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। तो ऐसा कभी आपको देता है तो आपको इनका स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, या तो ऐसा कह सकता है वहां पर उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वहां पर नेट डाइपोल ऐसा कुछ होता है, नहीं तो उनका स्ट्रक्चर बता दे। और आपको पता है अगर स्ट्रक्चर्स बताएगा तो BeF2 कैसा होगा, लीनियर होगा, जबकि H2O कैसा होगा बताओ। यहां पर आप बताओगे H2O का स्ट्रक्चर कैसे बताओगे, आप बताओगे sp3 हाइब्रिडेशन है इनके पास और दो लोन पेयर है, और लोन पेयर आ गया तो आपको पता है हिसाब गड़बड़ाएगा। और आप बताओ ये कैसे होते हैं, एंगुलर होते हैं और वी शेप होते हैं, वेंट शेप होते हैं, और ऐसे हैं, तो इसका मतलब वहां पर डाइपोल था तभी तो ऐसा सब कुछ हुआ है। कह रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। बताया गया वाटर इज इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कुछ नहीं, ऐसा थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो पोलर हो जाएगा। VeF2 इज अ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल, गलत है। वाटर इज अ लीनियर, वाटर को लीनियर बता रहे और BeF2 को एंगुलर बता रहे, बताओ ये गलत है। वाटर इज एंगुलर जबकि VeF2 लीनियर, ये ऑप्शन यहाँ पर से जो इनके स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहा है, जो वही कहेंगे, उसी से हम पता करेंगे कौन पोलर कौन नॉन पोलर है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक करते हैं। अगले लेक्चर पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसका नाम हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, आज इतना करते हैं, थैंक यू।